Bismillahirrahmanirrahim. I am Rahatullah. Today we will discuss about protein metabolism. कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होती है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट लेते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस तरह डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब डाइजेशन कंप्लीट होती है तो फिर किस तरह ये अब्जॉर्ब होती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट लेते हैं डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। Digestion, that is integration of complex nutrient into simple, soluble and assimilable form. डाइजेशन क्या होती है कि जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स फूड होता है और वो कम्प्लेक्स फूड की ब्रेक डाउन करें, उसको हम तोड़ फोड़ करें सिंपल फूड में, सॉल्युबल फूड में, तो इसको कहते हैं डाइजेशन। फूड नाइट्रोजन मोस्टली फ्रॉम प्रोटीन। इसका क्या मतलब, हमारे बॉडी को ऐसा फूड रिक्वायर है, ऐसा खुराक रिक्वायर है जिसमें नाइट्रोजन हो, तो ऐसा फूड हम ऑब्टेन करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है और हमारे बॉडी को नाइट्रोजन रिक्वायर है, तो ये हम प्रोटीन से ऑब्टेन करते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, protein are too large to be absorbed. Protein are hydrolyzed to amino acid by enzyme which can be easily absorbed. याद रखना, प्रोटीन हमारे बॉडी में डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोटीन मालिक्यूल साइज में बहुत लार्ज होते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन को आपने अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होगी, फिर अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन प्रोटीन को आपने अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट करना होगी? बाय मीन्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो आपके पास आता है वेयर आर प्रोटोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस। प्रोटोलिटिक एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर पैदा होते हैं, लेकिन प्रोटोलिटिक एंजाइम है क्या? प्रोटोलिटिक एंजाइम आर दोज एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन में हेल्प देते हैं। यानी प्रोटीन बना होती है अमीनो एसिड से और अमीनो एसिड के माबेन बांड होती है पेप्टाइड बांड। प्रोटोलिटिक एंजाइम का काम है कि वो पेप्टाइड बांड को ब्रेक करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पैदा होती है? स्टमक के अंदर भी, पेंक्रियास के अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी। दिस इज द पॉइंट पर एमसीक्यू आपको दिया होगा कि वेयर आर प्रोटोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए होगा स्टमक, ऑप्शन नंबर बी होगा पेंक्रियास, ऑप्शन नंबर सी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम के। प्रोटोलिटिक एंजाइम की कौन कौन सी खासियत होती है? नंबर फर्स्ट है कि दे आर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इसका क्या मतलब, याद रखना, प्रोटोलिटिक एंजाइम जब भी पेप्टाइड बांड को ब्रेक करती है तो याद रखना इसके लिए वाटर का होना लाजमी है। यानी प्रोटोलिटिक एंजाइम तब अपना फंक्शन परफॉर्म करती है जब उसके पास क्या हो? वाटर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, नंबर 2 है सिक्रीटेड इन ज़ाइमोजन इन एक्टिव फॉर्म कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंटेस्टाइनल लुमेन। ठीक है, हमेशा याद रखना प्रोटोलिटिक एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती है। यानी पहला जब उसकी सिक्रीशन होती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं ज़ाइमोजन। तो जब बॉडी के अंदर ज़ाइमोजन या इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती है तो फिर बॉडी के अंदर फिर वो एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, दे मे बी एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस। Exopeptidases catalyze the hydrolysis of peptide bond one at a time from the end of peptides, और endopeptidases hydrolyze peptide bond between specific amino acid throughout the molecule। देखिए, प्रोटोलिटिक एंजाइम हमारे बॉडी में दो किस्म की होती है, एक होता है एक्सोपेप्टाइडेजेस की शक्ल में, दूसरा होता है एंडोपेप्टाइडेजेस की शक्ल में। एक्सोपेप्टाइडेज कौन से प्रोटोलिटिक एंजाइम होते हैं? एक्सोपेप्टाइडेज का फंक्शन है कि मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन है तो वो लास्ट अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सपोज 10 अमीनो एसिड है। जब 10 अमीनो एसिड है तो इसके माबेन 9 पेप्टाइड बॉन्ड है। तो एक्सोपेप्टाइडेज का क्या काम कि वो 10वें अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी लास्ट से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एंडोपेप्टाइडेज की बात करें, एंडोपेप्टाइडेज हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन स्पेसिफिक अमीनो एसिड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। एंडोपेप्टाइडेज के काम ये होते हैं, मिसाल के तौर पर सेम में अगर एक प्रोटीन 10 अमीनो एसिड से बनना है तो हर अमीनो एसिड के माबेन पेप्टाइड बॉन्ड है, तो 10 अमीनो एसिड के माबेन कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 9 पेप्टाइड बॉन्ड है। अब एंडोपेप्टाइडेज के क्या काम है? मिसाल के तौर पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 पे, अब वो जाके 4 और 5 अमीनो एसिड के माबेन जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है उसको ब्रेक करती है। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट से स्टार्ट लेगा बॉन्ड की ब्रेकडाउन में या स्टार्ट से स्टार्ट लेगा,
एनी नंबर पे ये अमीनो एसिड के माबेन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो ना। डाइजेशन इन द ओरल कैविटी के आया प्रोटीन की डाइजेशन होती है ओरल कैविटी में या नहीं। देयर आर नो प्रोटीलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सेलाइवा। ठीक है, यानी सेलाइवा के अंदर किसी किस्म की प्रोटीलिटिक एंजाइम नहीं होती। प्रोटीलिटिक एंजाइम कौन सा एंजाइम है? जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती है। अब अगर सेलाइवा के अंदर प्रोटीलिटिक एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब कि ओरल कैविटी में प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। सो द फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज टू लुब्रिकेट द फूड। सलाइवा का सिर्फ फंक्शन ये होता है कि वो फूड को लुब्रिकेट करते हैं। फूड को क्या करते हैं? लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब ये है कि उसी फूड की फ्रिक्शन को कम करती है। मिसाल के तौर पर ये जब फूड ओरल कैविटी से फेरिंग्स और एसोफेगस पे चलते हैं तो एसोफेगस या जितना भी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका जो एपिथेलियल है, तो जब वो फूड उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं। अब सेलाइवा उस फ्रिक्शन को सिर्फ रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी देते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग फूड सॉल्युबल फॉर एक्शन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम। और पेर ओरल कैविटी में जो सेलाइवा है उसका एक फंक्शन ये भी है कि ये सिर्फ इसी फूड को तैयार करती है जो स्टमक के अंदर प्रोटीलिटिक एंजाइम है, ताकि फिर वो प्रोटीलिटिक एंजाइम जाके स्टमक में उसी प्रोटीन के माबैन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करे। सिर्फ देयर इज ओनली वन एमसीक्यूज इन दिस स्लाइड। वो कौन सा? वो इसी तरह होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोटीलिटिक एंजाइम इज रिक्वायर इन ओरल कैविटी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। एंजाइम मुख्तलिफ किस्म एंजाइम दिया होगा। ऑप्शन नंबर होगा पेप्सिन, बी होगा ट्राइप्सिन, सी होगा केमोट्राइप्सिन, डी होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये जितनी भी एंजाइम दी ये तो सेलाइवा के अंदर नहीं होता। हमने पढ़ा कि ओरल कैविटी में सेलाइवा में से किसी किस्म की प्रोटीलिटिक एंजाइम नहीं हो सकती जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करे। ठीक है, तो डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कंटेन। अब ओरल कैविटी से फूड चला गया कहाँ पे? स्टमक पे। कहाँ पे? स्टमक पे। ठीक है, जब फूड स्टमक को पहुंच गया तो वहां पर आया प्रोटीन की डाइजेशन होती है या नहीं? याद रखना, जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? एसिड, नंबर 2 प्रोटीलिटिक एंजाइम, और नंबर 3 है हार्मोन। दिस इज मोस्ट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यूज में आया होगा आपको कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन ऑप्शन नंबर एसिड, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीलिटिक एंजाइम, सी आपके पास होगा हार्मोन, डी आपके पास होगा आल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आल। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये तीनों होती है। लेकिन एसिड में से फिर HCl आती है, और गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है वो पेप्सिन है, रेनिन है, गिलाटिनेज है, और हार्मोन कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन हार्मोन। अब हम स्टार्ट लेते हैं HCl का के HCl का क्या फंक्शन होता है। डीनेचर प्रोटीन, एक फंक्शन तो ये होते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जिस फूड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और वो फूड स्टमक के अंदर मौजूद भी है, और स्टमक के अंदर जब HCl सीक्रेट हो जाए तो उसी फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन है उस प्रोटीन की डीनेचर्स करते हैं, मतलब उसके माबैन जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, नंबर 2 फंक्शन क्या है HCl का? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीलिटिक एंजाइम। ठीक है, हमने ये इससे पहले ये भी चीज़ डिफाइन किया कि अक्सर प्रोटीलिटिक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होती है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट करते हैं और फिर HCl उसको एक्टिवेट करता है। लेकिन इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, और एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी उसकी कैटालिसिस एक्टिविटी फिर स्टिमुलेट होते हैं। और HCl का एक और फंक्शन भी है कि ये स्टमक के अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जब स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है तो HCl स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, जब एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा हो जाती है स्टमक के अंदर तो उसी एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ग्रोथ नहीं कर सकती। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर बैक्टीरिया या और पैथोजन की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाए, वो ग्रोथ नहीं कर सकती, तो ऐसे सिचुएशन को बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट कहते हैं। और ये बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट किसने जनरेट किया? HCl ने जनरेट किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पेप्सिन का। ठीक है, पेप्सिन क्या है आपके पास? ये प्रोटीलिटिक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीलिटिक एंजाइम सीक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन। पेप्सिन भी
अब इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है। और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन क्या है? पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिनोजिन क्या है? ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। एक्टिवेटेड बाय HCl एंड पेप्सिन इटसेल्फ एटोकैटालिसिस। मिसाल के तौर पर जब पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हुआ पेप्सिनोजन की शक्ल में, अब इसको एक्टिवेट होना है, HCl इसको एक्टिवेट करते हैं। कौन? HCl इसको एक्टिवेट करते हैं। और एटोकैटालिसिस का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर HCl इसको एक्टिवेट ना भी करे तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद भी एक्टिवेट हो सकती है। थर्ड नंबर है एसिड स्टेबल। एसिड स्टेबल का मतलब ये होता है कि ये एसिडिटी की वजह से इफेक्ट नहीं होती। एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब ये है कि ये मखसूस अमीनो एसिड के माबैन बॉन्ड की ब्रेक डाउन करती है। ऑप्टिमम पीएच लाई बिटवीन 1.6 to 2.5 और इसका जो पीएच है पेप्सिन का पीएच होता है 1.6 से लेकर 2.5 तक। बिकम इनएक्टिव इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 5.0। अगर स्टमक के अंदर पीएच 5.0 से बढ़ गया तो याद रखना फिर ये पेप्सिन एंजाइम फिर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ब्रेक हैंड बिटवीन हाइड्रोफोबिक ब्रेक बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोफोबिक एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड लाइक फेनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। जिस तरह हमने पहले कहा कि ये एंडोपेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब ये कि ये महसूस अमीनो एसिड के माबैन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, लेकिन वो महसूस अमीनो एसिड है क्या? एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन सा अमीनो एसिड? फेनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये 3 अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब ये है इन अमीनो एसिड में बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इन तीनों अमीनो एसिड का मेम्ब्रेन अगर कहाँ पर बांड था तो इन बांड की ब्रेकडाउन में कौन हेल्प करेगा? पेप्सिन। यहाँ पर बस 2 एंजाइम है, सॉरी 2 MCQs है। एक MCQs तो ये है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन इज पेप्सिनोजिन। नंबर 2 MCQs ये है कि पेप्सिन एंजाइम एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है या एक्सोपेप्टाइडेज है? एंडोपेप्टाइडेज है। MCQs नंबर 3 इसमें यह है कि आपको दिया होगा कि मिसाल के तौर पर पेप्सिन तो चूंकि एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, क्या ऑप्शन टू एरोमेटिक अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन में हेल्प देते हैं, या अगर बॉन्ड बेसिक अमीनो एसिड के माबैन है तो उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प देते हैं, या अगर बॉन्ड एसिडिक अमीनो एसिड के माबैन मौजूद है उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा कि पेप्सिन हमेशा बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं लेकिन एरोमेटिक अमीनो एसिड के माबैन। ठीक है, और चौथे MCQs ये भी हो सकते हैं कि कभी कभार आपको पेप्सिन की पीएच के बारे में भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच कितनी वैल्यू कितनी है 1.6 से लेकर 2.5 तक। MCQs की स्टेटमेंट कुछ यूँ भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आपको दिया होगा कि जो पेप्सिन एंजाइम है क्या ये एसिडिक एनवायरनमेंट में फंक्शन परफॉर्म करती है या बेसिक में या न्यूट्रल में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिडिक, क्योंकि 1.6 और 2.5 ये पीएच की वैल्यू बहुत कम है, ये एसिडिक पीएच है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिनिन या आल्सो कॉल्ड कायमोसिन। ठीक है, तो प्रेजेंट इन इन्फेंट बट एब्सेंट इन एडल्ट गैस्ट्रिक जूस। याद रखना रिनिन जो एंजाइम है ये इन्फेंट की गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन एडल्ट के जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, सिक्रीटेड इज अ प्रोरिनिन। हमेशा रिनिन जो सिक्रीट होता है वो प्रोरिनिन की शक्ल में। इसको ऑप्टिमम पीएच कितना है? 4.0। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि वो पीएच जिसके ऊपर ये एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करती है इसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। एक्शन इज सिमिलर टू पेप्सिन। इसका एक्शन पेप्सिन की तरह ही होता है। ठीक है, एक्ट ऑन किसीन ऑफ मिल्क एंड इज इन्वॉल्व इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। रिनिन का काम क्या है? देखिए, जो बच्चा होती है चूंकि वो माँ की दूध पीती है तो वो उसी माँ का जो दूध होता है मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं किसीन प्रोटीन, तो वो किसीन की प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है और फिर करता क्या, वो इसी मिल्क को लिक्विड फॉर्म में खड़ की शक्ल में कन्वर्ट करती है, मतलब सॉलिड शक्ल में कन्वर्ट करती है, सेमी सॉलिड शक्ल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, so that the liquid milk becomes semi-solid and hence reduce its quick flow। इसका फंक्शन क्या होती है? इसका फंक्शन ये होता है ताकि वो जो मिल्क चूँकि लिक्विड फॉर्म में होती है, अब इसका फंक्शन ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है इसको सेमी सॉलिड या सॉलिड शक्ल में ताकि मिल्क की जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इन इसके अंदर कितने MCQs है? आपको MCQs दिया होगा कि रिनिन एंजाइम इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, ऑप्शन नंबर बी
गेस्ट्रिक जूस ऑफ एडल्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा गेस्ट्रिक जूस ऑफ ओल्ड, या डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा गेस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। रेनिन हमेशा छोटे बच्चों के जो मैदे से जो गेस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है उसकी शक्ल में होती है। और फिर ये भी फंक्शन, ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि ये केस के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है मिल्क में और मिल्क में केसीन प्रोटीन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गिलाटिनेज का। दिस इज द लास्ट एंजाइम ऑफ गेस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये गेस्ट्रिक जूस के अंदर लास्ट एंजाइम है, सिक्रेटेड इन ज़ाइमोजन फॉर्म। ये भी ज़ाइमोजन फॉर्म हमने डिफाइन किया कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हुआ तो इसको फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौन एक्टिवेट करते हैं? एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl इसको एक्टिवेट करता है। एसिड स्टेबल का मतलब ये होते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट से इसकी फंक्शनल इफेक्ट नहीं होती। और ऑप्शन नंबर 4 है एक्ट ऑन गिलेटिन टू हाइड्रोलाइज इट टू अ शॉर्ट पेप्टाइड। अब गिलेटिनिस का काम क्या है कि वो गिलेटिन पर अटैक करते हैं और गिलेटिन को हाइड्रोलाइज करके शॉर्ट पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर गिलेटिन चूंकि लॉन्ग चेन्स होते हैं पेप्टाइड का, और गिलेटिनिस का फिर फंक्शन है कि उसको शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। बात करती है हम गेस्ट्रिन का। गेस्ट्रिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गेस्ट्रिक एसिड यानी HCl की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टमक के अंदर HCl की सिक्रेशन की ज़रूरत पड़ी तो गेस्ट्रिक ग्लैंड से गेस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं और गेस्ट्रिन हार्मोन फिर गेस्ट्रिक एसिड यानी HCl की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। HCl को कहते हैं। HCl कहाँ से सिक्रेट होते हैं याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ। स्टमक में चीफ सेल होते हैं, चीफ सेल HCl को सिक्रेट करते हैं। फिर ये गेस्ट्रिन हार्मोन चला जाते हैं चीफ सेल को और चीफ सेल को मैसेज देते हैं कि आप HCl को सिक्रेट करें क्योंकि अब HCl की ज़रूरत है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन बाय पेंक्रियाटिक जूस के पेंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन में। याद रखना ऑल द एंजाइम आर एक्टिव ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जितनी भी एंजाइम है वो तब एक्टिव होगा जब उस एंजाइम के लिए आप अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करें। अल्कलाइन मीडियम का क्या मतलब? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें। बेसिक मीडियम का क्या मतलब? ऐसा मीडियम जिसका pH 7 से ज़्यादा हो। The alkalinity is provided by bile juice and bicarbonate present in pancreatic juice। अब चूंकि इन पेंक्रियाटिक जूस के अंदर तो एंजाइम है, अब इसी एंजाइम को ये अल्कलाइन मीडियम या अल्कलाइन इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ही बाइल जूस होते हैं और बाइकार्बोनेट। ये बाइल जूस और बाइकार्बोनेट इसको ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। कौन सा इन्वायरमेंट? बेसिक इन्वायरमेंट, अल्कलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। द प्रोटोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस आर, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो प्रोटोलिटिक एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्राइप्सिन, केमोट्राइप्सिन, एलिस्टेज, कोलिजिनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना होगी। ऑप्शन दिया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। ऑप्शन नंबर ए होगा ट्राइप्सिन, ऑप्शन नंबर बी होगा केमोट्राइप्सिन, ऑप्शन नंबर सी होगा एलिस्टेज और डी होगा ऑल ऑफ दिस। या कभी कभार MCQs ऐसा भी हो सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस। ऑप्शन नंबर ए होगा ट्राइप्सिन, ऑप्शन नंबर बी होगा केमोट्राइप्सिन, ऑप्शन नंबर सी होगा एलिस्टेज और ऑप्शन नंबर डी होगा आपके पास गिलाटिनेज। तो गिलाटिनेज ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि गिलाटिनेज जो एंजाइम है ये स्टमक के साथ ताल्लुक रखती है और जो पेंक्रियाटिक जूस है इनमें ये 5 एंजाइम आती है, ठीक है। इसके नाम याद रखना होगी, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहला ट्राइप्सिन से। ट्राइप्सिन इन एक्टिव फॉर्म ट्राइप्सिन का होती है ट्रिप्सिनोजिन। क्या होती है? ट्रिप्सिनोजिन। लेकिन ट्राइप्सिन का फंक्शन क्या है? ट्राइप्सिन का फंक्शन है कि एक्टिवेशन ऑफ कीमोट्रिप्सिनोजिन इनटू केमोट्रिप्सिन। इसका एक फंक्शन ये है कि ये केमोट्रिप्सिनोजिन को केमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है, प्रो एलिस्टेज को एलिस्टेज में कन्वर्ट करती है, फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन ट्राइप्सिन का अपना एक एक्शन ये भी होता है, वीक एक्शन ऑन किसीन के, ये किसीन के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं और फिर वहाँ पर उसका काम क्या होता है? क्लीव्स एट कार्बोक्सिल एंड ऑफ लाइसिन, आर्जिनिन, बेसिक अमीनो एसिड।
पेरकिसिन के अंदर जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन जैसा, आर्जिनिन जैसा, तो वहाँ पर लाइसिन, आर्जिनिन, उनके माबैन जो पेप्टाइड बांड होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। इसमें सिर्फ एक MCQs आती हैं। MCQs कैसा होगा कि ट्राइप्सिन हैव अ वीक एक्शन ऑन किसिन प्रोटीन, सो इट क्लीव द बॉन्ड बिटवीन ऑप्शन नंबर ए बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ऑल ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन बेसिक अमीनो एसिड। यानी MCQs का स्टेटमेंट ये होगा कि ट्राइप्सिन चूंकि किसिन प्रोटीन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन आप बताएं कि ट्राइप्सिन जो एंजाइम है ये एसिडिक अमीनो एसिड के ऊपर काम करती हैं या बेसिक अमीनो एसिड या न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड के माबैन वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है। ठीक है, बात करते हैं हम केमोट्राइप्सिन की। केमोट्राइप्सिन एक्टिवेटेड बाय ट्राइप्सिन एंड केमोट्राइप्सिन इटसेल्फ। ठीक है, केमोट्राइप्सिन का क्या फंक्शन है? केमोट्राइप्सिन याद रखना ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, और इनएक्टिव फॉर्म केमोट्राइप्सिन का क्या है? केमोट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है केमोट्रिप्सिनोजिन की शक्ल में, तो फिर कौन इसको एक्टिवेट करता है? फिर वो एक्टिवेशन में जो हेल्प देते हैं ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन उसको एक्टिवेट करके केमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है। नंबर 2, क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड एट कार्बोक्सिल एंड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। केमोट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है कि वो एरोमेटिक अमीनो एसिड के माबैन जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प देते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड कितने हैं? 3 अमीनो एसिड है। कौन कौन से? टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है, फिनाइल एलानिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, कैन हाइड्रोलाइज मिल्क प्रोटीन, और ये मिल्क प्रोटीन को भी हाइड्रोलाइज करते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक MCQs है। वो MCQs क्या होगा कि केमोट्राइप्सिन क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। यानी केमोट्राइप्सिन किसके माबैन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है? एरोमेटिक अमीनो एसिड के माबैन। ठीक है, हम बात करते हैं कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज की। कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज क्या होते हैं? 2 टाइप ऑफ कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज आर देयर। कार्बोपेप्टाइडेज का 2 किस्म होती है। एक है कार्बोपेप्टाइडेज कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज ए, दूसरा है कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज बी। ठीक है, तो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज ए दिस आर मेटालो एंजाइम कंटेन जिंक। ठीक है, ये मेटालो एंजाइम है। मेटालो एंजाइम का मतलब कि ये एक ऐसा एंजाइम है जिसमें मेटल एलिमेंट मौजूद है, और वो मेटल एलिमेंट क्या है? जिंक। इसको MCQs के लिए याद रखना। ठीक है, कार्बोपेप्टाइडेज मेटालो एंजाइम है, लेकिन उसके अंदर कौन सा मेटल है? जिंक। एक्टिवेट ब्रॉट अबाउट बाय ट्राइप्सिन एंड ऑटोकैटालिसिस बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है ये अगर इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो जाए तो ट्राइप्सिन उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर ट्राइप्सिन न था बॉडी में तो ये खुद ब खुद भी एक्टिवेट हो सकता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इट, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज याद रखना ये एक्सोपेप्टाइडेज है। क्या है? एक्सोपेप्टाइडेज हाइड्रोलाइज द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड connected to an end of amino acid aromatic सही हुआ bearing free carboxyl group। तो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक लॉन्ग चेन है पेप्टाइड का, तो वो लास्ट से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है, यानी आखिर से अख्तिताम से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है। लेकिन अगर लास्ट में कौन सा अमीनो एसिड होते? एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज भी ये क्या है? ये भी एक्सोपेप्टाइडेज है। एक्सोपेप्टाइडेज का क्या मतलब कि ये लास्ट से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है। हाइड्रोलाइज टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड बाय बेसिक अमीनो एसिड। लेकिन सिर्फ बस इसमें MCQ पॉइंट ये है कि कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज ए पेप्टाइड बॉन्ड तो लास्ट से ब्रेक डाउन करती है, लेकिन याद रखो ना अमीनो एसिड एरोमेटिक हुई, और ऑक्सीपेप्टाइडेज बी ये भी यानी आखिर से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन शुरू करती है, लेकिन अमीनो एसिड कौन सी होगी? बेसिक होगी। अब हम बात करती है एलिस्टेज और कोलेजिनेज की। एलिस्टेज एक्टिवेटेड बाय ट्राइप्सिन एक्ट ऑन न्यूट्रल एलिफेटिक अमीनो एसिड एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन। ठीक है, एलिस्टेज भी ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होती हैं और फिर ट्राइप्सिन उसको एक्टिवेट करती हैं। और एलिस्टेज का काम क्या है
ये एलिफेटिक न्यूट्रल एलिफेटिक अमीनो एसिड के माबैन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है। मिसाल के तौर पर एलानिन है, ग्लाइसिन है, सीरीन है, ठीक है। कोलेजिनेज क्या है, ये एक टान कोलोजन, ठीक है, कोलेजन को परिएक्ट करती है। डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस। अब हम आते हैं इंटेस्टाइनल जूस की तरफ। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं और फिर उन एंजाइम का फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट है आपके पास एंट्रोकाइनेज, दूसरा है अमीनोपेप्टाइडेज, थर्ड वन है प्रोलिडेज और फोर्थ वन है डाई एंड ट्राईपेप्टाइडेज, ठीक है। इसको याद रखना होगी कि इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एंट्रोकाइनेज, अमीनोपेप्टाइडेज, प्रोलिडेज, डाई एंड ट्राईपेप्टाइडेज। इसको आपने याद रखना होगी, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम एंट्रोकाइनेज रिक्वायर फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्राइप्सिन आल्सो कॉल्ड एंट्रोपेप्टाइडेज, ठीक है। तो एंट्रोकाइनेज को हम एंट्रोपेप्टाइडेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर है, ट्राइप्सिन। दूसरा आपके पास आता है अमीनोपेप्टाइडेज। अमीनोपेप्टाइडेज आर एक्सोपेप्टाइडेज रिमूव द अमीनो एसिड वन बाय वन फ्रॉम अमीनो एसिड टर्मिनल एंड ऑफ अ पेप्टाइड चेन। अमीनोपेप्टाइडेज क्या है, ये एक्सोपेप्टाइडेज है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड से, 10 अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन है या 20 अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड स्टार्ट करती है, उस पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है 20वां अमीनो एसिड से, फिर 20, 19, 18, 17 इसी तरह आती है टूवर्ड्स स्टार्ट की तरफ और बार बार पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन करती है। प्रोलिडेज का क्या काम है, आल्सो एन एक्सोपेप्टाइडेज रिमूव प्रोलीन रेसिड्यू फ्रॉम टर्मिनल एंड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोलिडेज का काम क्या है, ये भी एक्सोपेप्टाइडेज है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर 20 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन है, तो इन 20 अमीनो एसिड के मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड नंबर 19 और अमीनो एसिड नंबर 20 के माबैन पेप्टाइड बॉन्ड है। लेकिन अगर 19 और 20 में से प्रोलीन अमीनो एसिड मौजूद होता, कौन सा अमीनो एसिड, प्रोलीन अमीनो एसिड मौजूद होता, तो तब ये प्रोलिडेज उसी बॉन्ड को ब्रेक करते। लेकिन अगर वहाँ पर प्रोलीन अमीनो एसिड ना होता तो फिर प्रोलिडेज एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम का लास्ट वन है डाई एंड ट्राईपेप्टाइडेज। तो डाइजेशन ऑफ डाई एंड ट्राईपेप्टाइडेज इज ब्रॉट अबाउट बाय डाई एंड ट्राईपेप्टाइडेज, ठीक है। तो ट्राईपेप्टाइडेज कन्वर्ट ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड इनटू डाईपेप्टाइड बॉन्ड एंड फ्री अमीनो एसिड, डाईपेप्टाइडेज कन्वर्ट डाईपेप्टाइड टू फ्री अमीनो एसिड। देखिए इसका क्या मतलब है, नाम से जाहिर है। ट्राईपेप्टाइडेज का क्या काम है, ट्राईपेप्टाइडेज का काम ये है कि अगर आपके पास कोई ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड हो तो ट्राईपेप्टाइडेज ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड को डाईपेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट करती हैं और फिर डाईपेप्टाइड को फ्री अमीनो एसिड में डाईपेप्टाइडेज कन्वर्ट करती है, ठीक है। सिंपली अगर आपके पास ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड हो तो ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड को डाईपेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम है ट्राईपेप्टाइडेज। लेकिन अगर आपके पास डाईपेप्टाइड बॉन्ड हो फिर उसको फ्री अमीनो एसिड, ठीक है, में कन्वर्ट करने के लिए डाईपेप्टाइडेज एंजाइम होनी चाहिए, ठीक है। डिजीज एसोसिएटेड विद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहला आता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक प्रोटोलिटिक एंजाइम इन द प्रेजेंस इन द pancreas itself. It causes digestion of secretory mucosa causing acute pancreatitis. It is life threatening condition। देखिए एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या होती है, याद रखना जब पेंक्रियास प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करती है लेकिन वो प्रोटोलिटिक एंजाइम प्री मैच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते। तो अगर प्री मैच्योर प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रीट हो जाए तो ये प्रीमेच्योर प्रोटीलेटिक एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं कर सकती तो ये एक डिजीज काज करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। दूसरा डिजीज जो काज होते हैं वो है आपके पास स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या होता है, इन अ कंडीशन ऑफ डिफिशिएंट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन like cystic fibrosis, chronic pancreatitis or surgical removal of pancreas, the digestion and absorption of fats and protein is left incomplete with the resultant appearance of lipid and undigested protein in the feces
दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेटोरिया। देखिए स्टेटोरिया कौन सा कंडीशन होता है? स्टेटोरिया वो कंडीशन होता है कि जब पेंक्रियाज के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब ये कि पेंक्रियाज के अंदर फाइब्राइड पैदा होती है, ठीक है, या उसको क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस होता है। क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर पेंक्रियाज बार बार काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए प्रीमेच्योर पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं या प्रीमेच्योर प्रोटेलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, या सर्जिकल रिमूवल करें हम पेंक्रियाज की। तो जब आप सर्जिकल रिमूवल करें पेंक्रियाज की तो इन सारे कंडीशन से पेंक्रियाज से फिर वो एंजाइम नहीं आती जो प्रोटीन या फैट्स की ब्रेकडाउन करती है। तो जब पेंक्रियाज से एंजाइम्स नहीं आती तो प्रोटीन फैट्स की ब्रेकडाउन नहीं होती, तो ये प्रोटीन और फैट्स फिर फीसेस के साथ, यूरिन के साथ रिमूव होती है और इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? स्टेटोरिया। अब अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड की, साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी अमीनो एसिड कहाँ पे अब्जॉर्ब होती है। एक आपके पास होते ओलिगोपेप्टाइड, दूसरा आपके पास होते अमीनो एसिड। ओलिगोपेप्टाइड का मतलब ये है कि वो ये अमीनो एसिड तो नहीं होता, यानी 3, 4 या 3 से लेकर 10 तक अमीनो एसिड कंबाइन होती है, वो कहाँ पर अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो डिडोनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम के अंदर वो ओलिगोपेप्टाइड्स जो होती है वो अब्जॉर्ब होती है। लेकिन अमीनो एसिड कहाँ पे अब्जॉर्ब होती है? डिस्टल जेजुनम में और इलियम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में दिया होगा कि ओलिगोपेप्टाइड इज अब्जॉर्ब इन डिडोनम, प्रॉक्सिमल जेजुनम, डिस्टल जेजुनम, या डी ऑप्शन होगा बोथ ए बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी, क्योंकि ओलिगोपेप्टाइड कहाँ पे अब्जॉर्ब होती है? डिडोनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम दोनों में, लेकिन अमीनो एसिड डिस्टल जेजुनम और इलियम में। ओलिगोपेप्टाइड्स का मतलब ये होते हैं कि मिसाल के तौर पर 3 से लेकर 10 अमीनो एसिड को कंबाइन लिख क्या कहते हैं? ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओलिगोपेप्टाइड? अब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ओलिगोपेप्टाइड जब अब्जॉर्ब होती है तो उसके अब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एनर्जी रिक्वायर होगी, एटीपी को आपने इस्तेमाल करना होगी। इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेसिस हाइड्रोलाइसिस देम टू अमीनो एसिड हाइड्रोलाइसिस इज रेपिड टू कीप पेप्टाइड कंसंट्रेशन लो इन द सेल। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल अमीनो एसिड, यानी जब ये ओलिगोपेप्टाइड सेल इसको अब्जॉर्ब करती हैं तो याद रखो ना, सेल के अंदर पेप्टाइडेज एंजाइम होती है, फिर वो ओलिगो पेप्टाइडेज को डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है, क्योंकि सेल को अमीनो एसिड होनी चाहिए, ओलिगोपेप्टाइड नहीं। इसलिए जैसा सेल उसको अब्जॉर्ब करती है डायरेक्ट उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड: न्यूट्रल एल अमीनो एसिड by active transport, D amino acid by simple diffusion. This is most important for MCQ. याद रखना, जो न्यूट्रल एल अमीनो एसिड होते हैं, एल अमीनो एसिड वो अब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। किस चीज़ के ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी उसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल होना लाजमी होगा। लेकिन जो डी अमीनो एसिड होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से अब्जॉर्ब होते हैं, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अदर मॉलिक्यूल रिक्वायर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट: विटामिन B6 एंड एटीपी, ठीक है। जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो विटामिन B6 भी हैं और एटीपी भी हैं, ठीक है। मिसाल इसका मतलब ये है कि जब मिसाल के तौर पर एल अमीनो एसिड अब्जॉर्ब होती हैं तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? या एटीपी होनी चाहिए या विटामिन B6, इन दोनों से फिर वो एनर्जी ऑब्टेन करती है, ठीक है। अ कैरियर प्रोटीन माइनली सोडियम डिपेंडेंट, डिफरेंट कैरियर प्रोटीन आर देयर स्पेसिफिक फॉर देयर डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। जब मिसाल के तौर पर किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल है एंट्रोसाइट सेल, वो जब अमीनो एसिड को ऑब्जर्व करती हैं तो उस अमीनो एसिड के लिए उस एंट्रोसाइट में एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। फिर वो ट्रांसपोर्टर उसको अलाउड करती हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन आपके पास आता है सिस्टोनेरिया। तो सिस्टोनेरिया क्या है? कॉमन ट्रांसपोर्टर ऑफ सिस्टीन, आर्निथिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन इज प्रेजेंट इन गट एंड रीनल ट्यूब्यूल। डिफिशियंसी ऑफ ट्रांसपोर्टर रिजल्ट इन लॉस ऑफ दिस अमीनो एसिड इन द फेसेस एंड यूरिन। याद रखना, ये जो 4 अमीनो एसिड है, आर्निथिन, आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन, ठीक है,
इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल है यानी किडनी है, किडनी के अंदर जो निफ्रान होते हैं, निफ्रान के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उधर भी इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये जब ये ऑब्ज़र्व होती हैं तो उसके लिए वो ट्रांसपोर्टर लाजमी है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर वो ट्रांसपोर्टर ने अपना फंक्शन लॉस किया है, यानी वो ट्रांसपोर्टर इन अमीनो एसिड के ऑब्जर्प्शन नहीं करती, मिसाल के तौर पर किडनी के अंदर इन अमीनो एसिड की 4 अमीनो एसिड के ऑब्जर्प्शन नहीं होती, तो यह अमीनो एसिड यूरिन के साथ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटेस्टाइन पे आ जाए और इंटेस्टाइन पे इन 4 अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्टर होती है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो ये 4 अमीनो एसिड इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं होगा और ये फीसिस के साथ जाएगा। और इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं सिस्टेनोरिया। क्या कहते हैं? सिस्टेनोरिया। यानी सिस्टेनोरिया सिंपली क्या है कि जब इंटेस्टाइन के अंदर और किडनी में, पेरिनेफ्रॉन में, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर इन 4 अमीनो एसिड की जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो अपना फंक्शन नहीं करती, तो फिर ये फीसिस और यूरिन के साथ जाएगा और इसको कहते हैं सिस्टेनोरिया। ठीक है। दूसरा है हार्ट नप डिजीज। हार्ट नप डिजीज क्या है? देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रिप्टोफैन एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, नो अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन टेक्स प्लेस, ट्रिप्टोफैन डिफिशियंसी प्रोड्यूस न्यूरोलॉजिकल एंड स्किन मैनिफेस्टेशन। देखिए, हार्ट नब डिजीज कौन सा डिजीज होता है? हार्ट नब डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें ट्रिप्टोफैन को ऑब्जर्व करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता। जब वो ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता तो फिर हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज या स्किन डिजीज क्या होती है? काज होती है। मिसाल के तौर पर आपके इंटेस्टाइन है या किडनी में रीनल ट्यूब्यूल है, वहाँ पर ट्रिप्टोफैन को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रिप्टोफैन रिसेप्टर है, लेकिन अब ट्रिप्टोफैन रिसेप्टर काम नहीं करती। तो जब काम नहीं करती तो ये ब्लड में ऑब्जर्व नहीं होगा। जब ये ऑब्जर्व नहीं होगा तो न्यूरोलॉजिकल या स्किन मैनिफेस्टिंग डिजीज काज होंगे। ठीक है। फूड एलर्जी की अगर हम बात करें, फूड एलर्जी आर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड बाय पिनोसाइटोसिस, द इम्यून रिस्पांस में भी लोकल आर सिस्टमिक। ठीक है। तो फूड एलर्जी क्या होती है कि जब आपके पास अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड्स, क्या अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड की अब्जॉर्प्शन होती है तो उससे फूड एलर्जी काज होती है। नट एलर्जी है, फिश एलर्जी है, एग एलर्जी है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, मे बी ड्यू टू लोकल डैमेज इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ नाजा, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प। लेकिन अगर आप फूड एलर्जी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो फूड एलर्जी से क्या क्या काज हो सकती है? नाजा। नाजा का मतलब होता है दिल में होना। ठीक है। वोमिटिंग, बंदे को वोमिटिंग आती है, डायरिया भी आती है, एब्डोमिनल क्रैम्प भी आती है। लेकिन अगर आप सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या आते हैं? क्यूटेनियस रेशेज आते हैं। क्यूटेनियस रेशेज का मतलब ये होते हैं कि उसका जो स्किन होते हैं उसके ऊपर सुर्ख रंग के दाने पियर्स होते हैं। रनिंग नोज, फेशियल फ्लशिंग। फेशियल फ्लशिंग का मतलब ये होता है कि उसका जो चेहरा होते हैं वो भी रेड कलर का होते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आर एनाफाइलेटिक शॉक इन द सीवियर केस। ठीक है। तो ये फूड एलर्जी के साथ रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे ट्रांस एमाइनेशन का एंड डी एमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड यूरिया साइकिल। ठीक है। तो कंटेंट में है व्हाट इज मीन्स बाय ट्रांस डी एमाइनेशन, ट्रांस एमाइनेशन और डी एमाइनेशन। ठीक है। इन 3 टर्मिनोलॉजी को हम अब डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांस डी एमाइनेशन। ट्रांस डी एमाइनेशन का किसे कहते हैं? The amino group of amino acid is released by a couple reaction is called trans deamination। जब किसी भी अमीनो एसिड से आप अमीनो ग्रुप को रिलीज करें तो इसको कहते हैं ट्रांस डीएमाइनेशन। इसका 2 पार्ट है, एक को कहते हैं ट्रांस एमाइनेशन, दूसरे को हम कहते हैं डीएमाइनेशन। तो ट्रांस एमाइनेशन क्या है? याद रखना, ट्रांस एमाइनेशन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। ट्रांस एमाइनेशन ये 2 मॉलिक्यूल के माबेन एक रिएक्शन होता है। One is an amino acid which contain an amino group। एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स होता है और उन अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप होता है। द अदर इज कीटो एसिड विच कंटेन अ कीटो ग्रुप। दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल कीटो एसिड होता है और उसी कीटो एसिड के अंदर कीटो ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप इज वन मॉलिक्यूल इज एक्सचेंज विद द अदर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप टू द अदर।
यानी अमीनो एसिड से हम ये रिमूव करते हैं NH2 ग्रुप, लेकिन कीटो एसिड से हम रिमूव करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, द अमीनो एसिड बिकम इज कीटो एसिड एंड कीटो एसिड बिकम अमीनो एसिड। तो जब अमीनो एसिड से आप अमीनो ग्रुप को रिलीज करती हैं तो ये कीटो एसिड में चेंज होते हैं, और कीटो एसिड से जब आप कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करते हैं तो वो अमीनो एसिड में चेंज होती है। और इसके लिए जो एंजाइम है ट्रांस एमाइनेजेस और एमिनो ट्रांसफरेजेस। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखना। ट्रांस एमाइनेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल कीटो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड से हम अमीनो ग्रुप को रिमूव करते हैं, कीटो एसिड से हम कीटो ग्रुप को रिमूव करते हैं। जब अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाए अमीनो एसिड से तो वो चला जाता है कीटो एसिड पे, और कीटो ग्रुप से जो कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव हो जाती है वो आ जाती है अमीनो एसिड पे। तो सिर्फ अमीनो एसिड चेंज होते हैं कीटो एसिड पे, और कीटो एसिड चेंज होते हैं पे अमीनो एसिड पे। ठीक है, अब जब हम इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम देखें तो हमें पता चल जाता है। अब ये ट्रांस एमाइनेशन को देखें, ये जो फर्स्ट आपके पास आया है अमीनो एसिड यानी RCH NH2COOH। ठीक है, और दूसरा आपके पास है टो ऑक्सी ग्लूटारेट। टो ऑक्सी ग्लूटारेट अगर आप देखें COOH कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन CH2COOH, ये क्या है आपके पास टो ऑक्सी ग्लूटारेट। अब हम देखते हैं इस अमीनो एसिड से हमने NH2 ग्रुप को रिमूव किया और साथ साथ एक हाइड्रोजन भी रिमूव किया, और टू ऑक्सी ग्लूटारेट से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया, कार्बन विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये अमीनो ग्रुप चला जाते हैं टू ऑक्सी ग्लूटारेट में, वहाँ पे कार्बन के साथ अटैच होती हैं, और जो ऑक्सीजन हमने रिमूव किया टू ऑक्सी ग्लूटारेट के वो आती हैं यहाँ पर जो अमीनो एसिड था उसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना देती हैं। अब फिर चेंज होता है टू ऑक्सी एसिड में और ग्लूटामेट में, यानी यहाँ पर बहुत सिंपल चेंजेस हुई। अमीनो एसिड से कौन सा चीज़ रिलीज हुआ अमीनो ग्रुप, और जो कीटो एसिड है उससे कौन सा चीज़ रिलीज हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आया जो अमीनो एसिड का कार्बन है उसके साथ अटैच हुआ, और अमीनो ग्रुप चला गया जो कीटो एसिड का जो कार्बन था उसके साथ अटैच हुआ। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांस एमाइनेशन। इसके बाद आपके पास आती है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। सेम वे कि अमीनो एसिड से अगर आप अमीनो ग्रुप को रिमूव करें तो इसको कहते हैं डीएमाइनेशन। इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर है डीएमाइनेजेस, इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर है डीएमाइनेजेस। इन द ह्यूमन बॉडी डीएमाइनेशन टेक्स प्लेस प्राइमरी इन द लीवर। डीएमाइनेशन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर होती है, लीवर के अंदर होती है। डीएमाइनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन if there is excess of protein intake, the amino group is removed from the amino acid and converted into ammonia। याद रखना डीएमाइनेशन हमारे बॉडी के अंदर तब होती है जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो डीएमाइनेशन होती है। अब मिसाल के तौर पर एक अमीनो एसिड से आपने अमीनो ग्रुप को तो रिलीज़ किया, अब ये अमीनो ग्रुप के साथ, अमीनो ग्रुप क्या है NH2, इसके साथ एक हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा NH2+H, तब ये कन्वर्ट होगा एमोनिया पे। ठीक है, NH3 पे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डीएमाइनेशन की। 4 टाइप है डीएमाइनेशन का। एक आपके पास ही रिडक्शन, दूसरा है हाइड्रोलाइटिक, तीसरा है इंट्रामोलिकुलर और चौथा है ऑक्सीडेटिव। अब हम एक एक को डिफाइन करते हैं। देखिए रिडक्टिव और डीएमाइनेशन का क्या, ये आपको जो अमीनो एसिड दिखाई दे रही है कि R सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड COOH, अपर है हाइड्रोजन और बिलो है NH2, और दूसरी साइड पे आपको हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन नज़र आ रही है। तो रिडक्टिव डीएमाइनेशन में क्या होती है, ये कार्बन और NH2 के माबेन जो बॉन्ड है ये NH2 की तरफ बॉन्ड ब्रेकअप हो जाती है। NH2 के ऊपर आती है नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव, और यहाँ पे जो साइड में आपको हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन नज़र आ रही है, एक हाइड्रोजन के ऊपर आती है पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर आती है नेगेटिव। अब चूंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया है तो उधर वो हाइड्रोजन चला जाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, और जो जिस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो NH2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बना देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिडक्टिव डीएमाइनेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप हाइड्रोलाइटिक डीएमाइनेशन की बात करें, बिल्कुल सेम वे अमीनो एसिड को आप देखें और दूसरी तरफ पे लिखा है HOH, तो याद रखना अगर आप ये वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज जाएगा पॉजिटिव, OH के ऊपर चार्ज जाएगा नेगेटिव।
NH2 को अगर आप इसे रिलीज करेंगे तो NH2 के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव है उसके साथ OH रिएक्शन करेगा और NH2 के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके NH3 बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर डीएमाइनेशन को देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर डीएमाइनेशन में सबसे पहला आप NH2 ग्रुप को रिलीज करेंगे। तो जब NH2 ग्रुप को रिलीज करेंगे तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए ये जो आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रही है दरमियान में, ये एक डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेकअप होती है, उन कार्बन की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह एक और हाइड्रोजन यहाँ पर जो R नज़र आ रही है, एक्चुअली अगर आप CH3 कंसीडर करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो R और कार्बन के बराबर सिंगल बॉन्ड है इधर ब्रेक होती है और वो हाइड्रोजन फिर NH2 के साथ रिएक्ट करके एमोनिया बना देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन की बात करें, द एमाइन फंक्शनल ग्रुप इज रिमूव्ड एज एमोनिया। ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में जो एमाइन फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हम एमोनिया की शक्ल में उसको रिमूव करते हैं। द एमाइन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय कीटो ग्रुप। आपने एमाइन ग्रुप को तो रिमूव किया, अब इसी जगह को फिर कीटो ग्रुप आएगा, उसके साथ बॉन्ड बना देगा। द एमोनिया इवेंचुअली गोज इनटू द यूरिया साइकिल। फिर ये एमोनिया कहाँ पे चली जाती है? यूरिया साइकिल में। एमोनिया अब फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड से अपने अमीनो ग्रुप को रिमूव किया, अमीनो ग्रुप चेंज हुआ एमोनिया पे, अब एमोनिया चेंज होगा कहाँ पे? यूरिया पे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन अकर प्राइमरी इन ग्लूटामिक एसिड। ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन ये कहाँ पर होती है? स्पेशली ये ग्लूटामिक एसिड के अंदर होती है। बस ये MCQs पॉइंट है कि ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन अकर प्राइमरली इन, ऑप्शन नंबर होगा ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, विलीन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डायग्राम को ज़रा देखें तो ये आपके पास क्या है? ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन की प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म की गई है, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं यूरिया साइकिल का कि यूरिया साइकिल क्या है। यूरिया साइकिल आल्सो नोन एज आर्निथीन साइकिल। यूरिया साइकिल को आर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। प्रोड्यूस्ड यूरिया, ठीक है, फार्मूला है NH2CO फ्रॉम एमोनिया। तो यूरिया साइकिल में एमोनिया से यूरिया हम तैयार करते हैं। इन मैमल द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस प्राइमरी इन लीवर टू अ लेसर एक्सटेंट इन द किडनी, ठीक है। याद रखना यूरिया साइकिल हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर होती है? लीवर के अंदर होती है और किडनी के अंदर भी होती है, लेकिन वो बहुत कम, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ कि यूरिया साइकिल कहाँ पर होती है? लीवर के अंदर होती है। और याद रखना यूरिया साइकिल ये किसने डिस्कवर किया? ये क्रेब्स प्लस हेंसलेट ने 1932 में, क्रेब्स प्लस हेंसलेट ये दो साइंटिस्ट थे, 1932 में यूरिया साइकिल ने इसको डिस्कवर किया। अब यूरिया साइकिल को आप एक और नाम भी दे सकते हैं, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, ठीक है। अगर आप यूरिया साइकिल की बात करें, यूरिया सिंथेसाइज इन लीवर, यूरिया लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती है, यानी उसकी फॉर्मेशन होती है, वो बनती है। फ्रॉम लीवर इनटू ब्लड स्ट्रीम, फिर लीवर से ब्लड में इंटर हो जाती है। फ्रॉम ब्लड इनटू किडनी, फिर ब्लड से चला जाते हैं किडनी में, और फिर ये यूरिया किडनी में उसकी एक्सक्रीशन होती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। अब यूरिया साइकिल की अगर हम बात करें, ये यूरिया साइकिल क्यों होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एमोनिया इज अ टॉक्सिक टू आवर बॉडी, चूँकि एमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, यूरिया लेस टॉक्सिक है। यूरिया साइकिल इसलिए होती है ताकि हम एमोनिया को चेंज करें यूरिया में, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी फिर कम होगी। देयरफॉर नीड टू बी डीऑक्सीफाई बाय यूरिया साइकिल इनटू यूरिया, ठीक है। अब अगर आप ज़रा इसको देखें, याद रखना यूरिया साइकिल की कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। और वो 5 स्टेप में 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और 3 स्टेप साइटोसोल के अंदर होती है, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होती है? स्टेप नंबर फर्स्ट ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 प्लस मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 प्लस मिल जाती है, आपके साथ बना देती है कार्बोमाइल फास्फेट। क्या बना देती है? कार्बोमाइल फास्फेट। और कार्बोमाइल फास्फेट फिर आर्निथीन के साथ रिएक्शन करके सेट्रुलिन बना देती है। क्या बना देती है? सेट्रुलिन। क्या बना देती है? सेट्रुलिन, ठीक है।
फिर सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टेट रिएक्शन करे। याद रखना सिट्रुलिन भी अमीनो एसिड है, एस्पार्टेट भी अमीनो एसिड है। ये दोनों कंबाइन होकर आर्जिनोसक्सिनेट बना देती है। क्या बना देती है? आर्जिनोसक्सिनेट। फिर आर्जिनोसक्सिनेट 2 मॉलिक्यूल में उसकी ब्रेकडाउन होती है। एक फ्यूमारेट होता है, दूसरा आर्जिनिन होते हैं। एक फ्यूमारेट होता है, दूसरा आर्जिनिन होते हैं। फिर आर्जिनिन चेंज होता है यूरिया में प्लस ऑर्निथिन में, यूरिया में और ऑर्निथिन में, और इसी तरह साइकिल कंप्लीट होती है। 2-3 एमसीक्यूज इसके अंदर। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट क्या है कि याद रखना स्टेप नंबर फर्स्ट था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 प्लस मिल के कार्बोमाइल फास्फेट बन गया। तो कार्बोमाइल फास्फेट ये स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और फिर ऑर्निथिन प्लस कार्बोमाइल फास्फेट मिल के सिट्रुलिन बना दिया गया। ये भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन, फ्यूमारेट आर्जिनिन की फॉर्मेशन और ऑर्निथिन और यूरिया की फॉर्मेशन, ये बाकी 3 स्टेप कहाँ पर होती हैं? साइटोसोल के अंदर होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 प्लस मिल के कार्बोमाइल फास्फेट बना था, इस वक्त 2 ATP चेंज हो जाती है 2 ADP में। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब सिट्रुलिन और एस्पार्टेट मिल जाते हैं, आर्जिनोसक्सिनेट बना देती है, तो इस वक्त भी 1 ATP चेंज होता है AMP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। जब सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट मिल जाते हैं और आपके पास आर्जिनोसक्सिनेट बना देती है, तो यहाँ पर भी एक ATP मॉलिक्यूल चेंज होती है AMP में। ठीक है। अब ये 1 ATP चेंज इनटू AMP, ये 2 ATP की भी बराबर हो सकती है। ठीक है। तो ये आपके पास थे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म।